सो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है और स्क्वायर वेव फ्रंट है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं और हमसे पूछा गया है कि आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है फंक्शन कैसा है, 0 से t के बीच में अगर देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू V0 दी हुई है फॉर 0 to t/2 और इसकी वैल्यू 0 दी हुई है फॉर t greater than t/2 and let us write it in this way, t/2 is less than t is less than capital T, यानी कि इस रेंज में ये 0 है। आरएमएस निकालने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले तो v स्क्वायर का जो फंक्शन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, सो दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग। सो नाउ v स्क्वायर का अगर मैं एवरेज कर दूँ तो ये मैं कैसे निकालूंगा, v स्क्वायर डी टी फॉर 0 to कैपिटल T ओवर t। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इट इज़ V0 स्क्वायर डी टी फॉर 0 to t/2 और प्लस ये 0 आ जाएगा इसका वैल्यू डी टी, इनफैक्ट ये पूरा टर्म ही 0 रहने वाला है, t/2 to t ओवर कैपिटल T। V0 स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का t हो जाएगा t/2 माइनस 0 t/2 हो जाएगा। सो वी विल से इट इज़ V0 स्क्वायर इंटू t/2, ये टर्म हमारा 0 है डिवाइडेड बाई कैपिटल T, सो दैट गिव्स मी V0 स्क्वायर ओवर 2। तो हमारा जो Vrms हो जाएगा वो V स्क्वायर के एवरेज का स्क्वायर रूट होता है। V स्क्वायर का एवरेज V0 स्क्वायर बाई 2 है, तो इसका जो RMS हो जाएगा दैट विल बी V0 बाई √2 एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक रॉड को बेंड करके हमने एक सर्कुलर रिंग बनाया है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस r है और इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वैरीज एज r के पावर m बाई d के पावर n। और ये भी हमें बताया हुआ है कि जो r है दैट इज मच स्मॉलर देन d। तो m और n की वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें करंट चाहिए और हमें ये बताया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है वो t है इसके रोटेशन का। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो 1/t हो जाएगा और जो ऑर्बिटल करंट होता है कि अगर ये चार्ज इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो करंट जो आएगा दैट विल बी टोटल चार्ज टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जो टोटल चार्ज हो गया वो लेंथ हो गया अपना पूरा सरकमफेरेंस का 2π इंटू r इंटू लैम्डा, ये टोटल चार्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी के जगह पे 1 टाइम पीरियड लिख देंगे तो ये हमारे लिए I का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा दैट इज गिवन एज μ0 I r स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये है हमारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा d बहुत बड़ा है r के कंपैरिजन में तो मैं इस वाले r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ एंड आफ्टर डूइंग दैट आई एम गेटिंग μ0 I r स्क्वायर बाई ट्वाइस d स्क्वायर के पावर 3/2 विल गिव मी d क्यूब। अब बच गया I का बात, तो I का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं एंड दैट विल गिव मी μ0 r स्क्वायर पहले से है और I की जो वैल्यू है दैट इज 2πr लैम्डा ओवर t इंटू 2d क्यूब। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स b इज इक्वल टू दीज कॉन्स्टेंट r स्क्वायर इंटू r विच इज r क्यूब divided by this is d cube. So
अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग बता सकते हैं कि m जो हो गया वो 3 हो गया और n जो हो गया वो भी 3 हो गया। एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइज नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें हमें बताया गया है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है और AC वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t इसको सप्लाई दे रहा है। एवरेज पावर P है, तो P के बारे में हम क्या बता सकते हैं? तो हमें पता है कि जो एवरेज पावर P होता है वो हो जाता है अपने पास VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर cos फाई। और हमें ये बात पता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दैट इज π/2। इसमें जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड करता है करंट को। इन एनी वे cos फाई जो है वो हमारा 0 हो गया और इस तरीके से हमारा जो एवरेज पावर P था वो भी 0 हो गया। एंड दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 कि हमारा जो एवरेज पावर होगा वो 0 हो जाएगा। सो नाउ गाइज लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें हमें एक सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया हुआ है और इसका इक्वेशन x² + y² इक्वल टू r² बताया गया है। यानी कि r रेडियस वाला एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन है और एक बात बताया गया है कि इंसिडेंट रे पॉजिटिव x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल जाना चाहिए। सो ऐसा किस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आएगा तो हो पाएगा? तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि लेट अस टेक 45 डिग्री एंगल हियर। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसका जो नॉर्मल होता है किसी भी पॉइंट का वो उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया रेडियस रहता है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ का नॉर्मल यही रहेगा। नाउ अगर हमारा इंसिडेंट रे x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएंगे। और हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव x एक्सिस के पैरेलल हमारा इंसिडेंट रे है और पॉजिटिव y के पैरेलल हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है M वो ये है। अब बात कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट की। तो ये हमारा r है, x कोऑर्डिनेट हो गया -r/√2, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। तो m का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं दैट वुड बी -r/√2, r/√2। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 और हमारे पास एक कार्बन रेसिस्टर है और कलर कोडिंग दी हुई है रेड, देन येलो, देन ऑरेंज, बस 3 ही है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि हमें पता है कलर कोडिंग वाले चार्ट से कि रेड की वैल्यू होती है 2, ऑरेंज की वैल्यू होती है 3 और येलो की जो वैल्यू होती है वो होती है 4। तो यहाँ से हम लोग इस नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 4 तो एज अ नंबर आएगा, 3 मल्टीप्लायर है तो इंटू 10 के पावर 3 और फोर्थ में गोल्ड या सिल्वर नहीं है, ये कलरलेस है तो टॉलरेंस जो है वो ±20% आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 10 के पावर 3 को किलो कह सकते हैं। सो 24 किलो ओम ±20%, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 और ये YDAC का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन 1.2 मीटर दिया है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स 0.02 सेंटीमीटर दिया है और थर्ड मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का सेपरेशन 0.18 सेंटीमीटर दिया है। लैम्डा पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए? तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड मैक्सिमा का जो पोजीशन हो जाएगा वो लैम्डा d/d इंटू 3 हो जाएगा, माइनस थर्ड मिनिमा का जो पोजीशन हो जाएगा वो लैम्डा d/d इंटू 5/2, 1/2, 3/2, then 5/2, that is the third minima and this value is given as 0.18 centimeter. I'll try to keep everything in centimeter. So lambda d/d is common
and 3 minus 5 by 2 is simply 1 by 2, that is 0.18 centimeter. Therefore lambda is equal to 2d into 0.18 by capital D. Now I'll plug in the numbers to get the answer. So 2 तो ठीक है, d की वैल्यू दी है 0.02 सेंटीमीटर इंटू 0.18 अगेन सेंटीमीटर. d is 1.2 meter, so let's write 1.2 meter into 10 के power 2. Now it is in centimeter. After solving this number, I am going to get 600 nanometer, as you can see. So that is going to be the answer for question number 19. Now coming to question number 20, और इसमें हमें बताया गया है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन बीम है जिससे हाइड्रोजन एट ग्राउंड स्टेट को एक्साइट कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं. तो वो किस सेल में चला जाएगा, किस एनर्जी लेवल तक जाएगा. तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग एनर्जी लेवल ऑफ NH सेल की बात करें, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल. तो फर्स्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड में -3.4, थर्ड में -1.51 और फोर्थ में -0.85. ये नंबर्स आते हैं अगर मैं n की वैल्यू डालता जाऊं तो अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 का जंप होता है तो दैट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 12.5 दैट इज़ सफिशिएंट टू ब्रिंग इट till n equal to 2. Talk about n equal to 1 to n equal to 3, the energy gap is 12.09 electron volt, and again that is sufficient. 12.5 है अपने पास. हाँ, अब अगर मैं 1 से 4 में जाना चाहता हूँ, then this energy gap is 12.75 electron volt, obviously, which is more than the available energy. सो एट द मैक्स जो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक जा सकता है. सो n इक्वल टू 1 से फाइनली जो अपना जंप है वो n इक्वल टू 3 तक रहने वाला है. एंड दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, एंड वी हैव कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस separating two media. One has a refractive index 1 and another has 4/3. This is the object medium and this is the image medium. Power of this surface is 5 diopter. And what will be the radius of curvature that has been asked in this question. So चलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, एंड दैट वी कैन राइट एज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r. तो μ2 हो गया अपना 4/3, v माइनस μ1 हो गया 1/u इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 ओवर r. अच्छा, अगर पावर की बात करनी है तो हमें पता है कि पावर और कुछ नहीं 1/f होता है, और फोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा ये है कि अगर u हमारा इन्फिनिटी होगा तो v जो है वो फोकस कहलाएगा, फोकल लेंथ. तो चलिए वैल्यू रखते हैं, v के जगह f रखेंगे तो 4/3f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू इट इज़ 1/3r. Now 1/infinity is obviously 0. Now it is 4/3 into 1/f. 1/f is 5. So let us put 5, and that is equal to 1/3r. This 3 cancelled. So r is equal to 1/20. But diopter is in SI, so radius of curvature is also in SI. So let us convert it into centimeter. 1/20 into 100, that is giving me 5 centimeter, and that is the answer for this question number 21. So in this question number 22 हमसे पूछा गया कि इस डायोड में कितना करंट पास करेगा. यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है.
तो सबसे पहले हम लोग बिना करंट वाले सिचुएशन को देखते हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 रखते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा हमारा 9 वोल्ट। अब अगर बात करें कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ये 10 हो जाएगा और अभी कोई करंट पास कर नहीं रहा है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो है वो P साइड है और ये जो है वो N साइड है। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि P साइड का पोटेंशियल कम है, N साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब हमारा जो डायोड है वो है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। और रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा कोई करंट पास करता नहीं है डायोड से, एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट करंट थ्रू द डायोड विल बी 0। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, जो कि लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों नॉट गेट हैं, ये दोनों एंड गेट हैं और ये वाला हमारा और गेट है। तो बेसिकली ऑपरेशन क्या हो रहा है, एंड गेट के अंदर देखिए A और B का नॉट यानी कि B बार जा रहा है, तो A और B का नॉट, इसका एंड यानी कि प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे A बार और B डायरेक्टली ये जा रहा है, तो A बार इंटू B एंड कर दिया, और इन दोनों के आउटकम का और है यानी कि प्लस है। तो बेसिकली y इज दिस क्वांटिटी, विल हैव टू कैलकुलेट इट। तो पहला 0 1 का केस ले लेते हैं। A 0 है, B 1 है, तो A 0 इंटू B 1 बार प्लस A 0 बार इंटू B 1। तो ये हमारा 1 बार इज 0, तो 0 इंटू 0 0, 0 बार इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, सो 0 प्लस 1 1। सो इस केस में हमारा y आ रहा है 1। सेकेंड केस दोनों 0 0 है, इसको भी देख लेते हैं। इन दैट केस 0 इंटू 0 बार प्लस 0 बार इंटू 0, 0 बार is 1, 1 into 0, 0, 0 bar is 1, again 1 into 0 is 0, so 0 plus 0 will get 0. So in this case the value of y is going to be 0, and that is question number 23. Now coming to question number 24, इसमें बताया गया है कि बोर मॉडल के हिसाब से v वेलोसिटी, e एनर्जी और r रेडियस है। तो कौन से क्वांटिटी के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि द क्वांटिटी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें पता है सेकंड हाइपोथेसिस बोर का कि mvr जो होता है दैट इज nh/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π होता है। मास कांस्टेंट मान सकते हैं आप, h और 2π भी कांस्टेंट है, सो vr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। एक फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल सरफेस पे ये 3 ब्लॉक m 2m 3m मास के रखे हुए हैं। एक कांस्टेंट फोर्स F लगा करके हम लोग इसे पुश कर रहे हैं। N1 इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द लेफ्ट 2 ब्लॉक्स एंड N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन राइट 2 ब्लॉक्स। तो हमें अभी ऑर्डर बताना है कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा या कौन छोटा होगा, सीक्वेंस क्या होगा। तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 and 3m. But before that, let us calculate the acceleration of the system because all three will move simultaneously together. So acceleration will be equal to total force by the total mass, which is 3 plus 2 plus 1, and that is 6m. That is going to be the acceleration. Now let us consider the free body diagram of the block m. तो इसके ऊपर में F फोर्स इधर लग रहा है और N1 जो है वो इधर लगेगा और ये एक्सेलरेट हो रहा है A से इधर। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे F माइनस N1 इज इक्वल टू, इसका मास m है, इंटू एक्सेलरेशन इज F बाई 6m। m से m गया, सो N1 इज इक्वल टू F माइनस F बाई 6 विच इज़ 5F बाई 6। ये हमारा N1 आ गया। अभी हम लोग 3m को कंसिडर कर लेते हैं। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम
3m का, तो इसके ऊपर में बस n2 एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि n2 विल बी इक्वल टू मास 3m, और ये भी a एक्सेलरेशन से इधर एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन f बाई 6m, लेट्स राइट इट, f बाई 6m। तो 3m 2 जा 6m, so n2 is equal to 5 by 2. If I want to calculate this value, so it is approximately coming as 0.8 something, 0.8 approximately, and it is 0.5 f. So clearly we can see that f is largest, then comes n1, and then comes n2. So this is the right sequence, right order. That was question number 25.